Hello student class 9. We have completed chapter 3 and now we are just moving on the working of the institution. It is chapter 4. Clear? And here we are just going to have an overview that which kind of institutions work for government and how so that government can move forward towards the welfare for the public. Clear? So whatever the kind of law, whatever the kind of amendment government makes, government declare the policies, clear it is the work of the government. But how does it come in a perspective or in practical way? It is the work of some institutions, and some institutions has the work to making the law, the making of the amendments, the work of the making to implement all the kind of policies to the equally. Towards the all its members, all its policies, all its political parties, all the rule nations just look at those institutions who are responsible to handle them. Clear? So here we are today just going to start have an overview of this lesson. That democracy is not just about the people electing their rules. Democracy केवल ये नहीं है कि लोगों के ऊपर शासन करो, वोट दो, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुना और रिप्रेजेंटेटिव आपके ऊपर रूल करेंगे. डेमोक्रेसी में केवल इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है. In a democracy, the rule have to follow some rules and the procedure. In democracy, जो रूलर्स है उनको कुछ नियम, उनको कुछ रूल्स को, नियमों को और कुछ प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है. कार्य करने का जो उचित तरीका है उसको फॉलो करना पड़ता है. दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस. उनको एक संस्था के अनुरूप के रूप में कार्य करना पड़ता है. दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस, और इस चैप्टर में इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी है इन डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत पाए जाते हैं. एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजन आर टेकन एंड द इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री. और हम उन्हीं संस्थाओं के बारे में देखेंगे जहां पर बहुत ही मेजर डिसीजन लिए जाते हैं और उनके द्वारा लिए गए डिसीजन हमारे ऊपर या सारी देश की जनता के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, और वे सारे नियम हम मानते हैं, और वे वही पॉलिसीज होती है उस सरकार की जो कि रूलिंग पार्टी में है, मतलब कि जो सरकार अभी तक पावर में है. क्लियर? सो ये ओवरव्यू है, और यहाँ पर जो है हाउ इज मेजर डिसीजन टेकन, ये जो है स्पेसिफिक टॉपिक वो आपकी कोर्स से हटाया गया है. क्लियर? और इसके बाद में द डिसीजन मेकर्स, अभी आपके जब आपको अपने नए सिलेबस को खोलेंगे तो आपको सीधा चैप्टर नंबर 4 में दिखेगा पार्लियामेंट. ठीक है? सो तो हम सीधे आ जाते हैं कि पार्लियामेंट पर आ जाते हैं कि आखिर पार्लियामेंट में है क्या. इन द एग्जांपल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेम्बर द रोल ऑफ द पार्लियामेंट? अगर जब ऑफिस मेमोरेंडम की बात की जाती है तो क्या आपने पार्लियामेंट के बारे में कुछ सोचा, या पार्लियामेंट का रोल उसमें क्या होता है? क्या आपने सोचा है इस बारे में कि पार्लियामेंट ये क्या संस्था है, पार्लियामेंट में होता क्या है, और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में कहाँ स्टैंड करती है? ठीक है? सो परहैप्स नॉट, शायद आपने नहीं सोचा होगा. सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय द पार्लियामेंट, जब तक ये डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था, यू माइट थिंक दैट द पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट. तो तब तक आपके दिमाग में ये था कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं होता है. पर होता है. कैसे नहीं होता है और कैसे होता है? बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर इन इट. क्या पार्लियामेंट इसके अंदर रुचि रखता है? लेट अस रिकॉल द पॉइंट मेड अर्लियर बाय द कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस. द रिपोर्ट ऑफ मंडल commissions was discussed. The president of the India mentioned this in his, or the prime minister made a. अब ये फॉलोइंग सेंटेंसेस क्या कहना चाह रहे हैं? The decision was not directly taken in the parliament, but
ये जो डिसीजंस ऊपर जो एग्जाम्पल दे रखे थे वो डिसीजन सीधे पार्लियामेंट्री के अंदर नहीं लिए गए थे, क्योंकि मंडल आयोग के द्वारा ये स्पेसिफिक एक आयोग बनते हैं जो ये आयोग ये तय करते हैं कि उनको जो कार्य सौंपा गया है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। द डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट बट parliamentary discussions on the report influenced, पर जो रिपोर्ट इनके द्वारा बनाई गई उन रिपोर्टों के पर पार्लियामेंट में चर्चा हुई, और पार्लियामेंट की जो चर्चा है वो इस रिपोर्ट पर प्रभाव डालती है, इस रिपोर्ट को शेप देती है। क्लियर? सो द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट के डिसीजन को शेप देती है, और द brought the pressure on the government to act on the मंडल recommendations, और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है कि आप जो आप उन्हीं रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे जो कि मंडल आयोग ने दी है। क्लियर? ये काम पार्लियामेंट ने किया। मतलब पार्लियामेंट करता है जब भी किसी आयोग, जब भी कोई आयोग बनता है, आप भले देख लीजिए ऐसा कोई बहुत बड़ा दुर्घटना या घटना हो जाती है तो उसके बारे में रिटायर्ड जजों की जो है वो एक बेंच बैठाई जाती है, वो उसके बारे में पूर्ण रूप से जांच करती है और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा होती है, और अगर पार्लियामेंट्री को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है तो पार्लियामेंट उसके पर में भी उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। कुछ राजनीतिक डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है और राजनीतिक क्राइटेरिया में हुई घटनाओं के बारे में भी इसमें चर्चा की जाती है। So if the Mandal recommendations, if the parliament was not in the favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. अगर पार्लियामेंट जो है वो लिए गए डिसीजन से खुश नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से आगे नहीं जा सकती, मतलब पार्लियामेंट के ना चाहते हुए भी कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। कैन यू गेस व्हाई? ऐसा बताइए ऐसा क्यों? रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लासेस। अब सोचिए कि पार्लियामेंट के बारे में आपने अपनी पिछली क्लासों में क्या पढ़ा हुआ है, एंड ट्राई टू इमेजिन व्हाट द पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ इट डिड नॉट अप्रूव द कैबिनेट्स डिसीजंस। जो कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं वो पार्लियामेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड करते हैं और किस तरह से प्रस्ताव पारित होते हैं, उसके बारे में आप एक बार सोचेंगे तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। फिर बाद में आगे ये चैप्टर आपको बताएगा व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत है। पहली बात तो है ये, इन ऑल डेमोक्रेसी, हर लोकतंत्र में, एन असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिलीफ ऑफ द पीपल। लोगों की अनुमति से उन लोगों के पास में जो कि लोगों के द्वारा अच्छे वोटों से चुनकर आए हैं और वे सरकार में आए हैं, उनके पास में पावर होते हैं। ठीक है? सो इन द इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और इंडिया के अंदर ऐसी असेंबली को जो लोगों के द्वारा चुनकर आए हैं और वे लोग वहां बैठते हैं, वे लोग वहां पर चर्चा करते हैं, उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। एट स्टेट, ये अंडरलाइन कर देना, एट स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटर, और स्टेट लेवल पर इसी को लेजिस्लेटर कहा जाता है। मतलब अपन सेंट्रल पर पार्लियामेंट कहते हैं, स्टेट पर लेजिस्लेटर कहते हैं, और द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पर। The name may vary in the different countries, but such an assembly exists in every democracy. Exist करती है हर डेमोक्रेसी में। नाम भले अलग हो सकते हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है तो और दूसरे देशों के अंदर अलग अलग नाम हो सकते हैं, परंतु इससे मतलब नहीं है। परंतु ये सभी एक्सरसाइज, सभी कार्य, काम काज इन्हीं के अंदर होता है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिलीफ ऑफ द पीपल इन द मेनी वेज। और ये जो है और इनके पास में अथॉरिटी होती है, और ये लोगों के ने जो उनको प्रतिनिधि के रूप में चुना है, उनके वेलफेयर के लिए, उनका काम करने के लिए कार्यकारी होते हैं अपने फुल टेन्योर के लिए, जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाता उनकी कार्यावधि। द पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर द मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। दिस टास्क इज लॉ मेकिंग और legislations are so crucial that these assemblies of the called legislators, the parliament all over the world can make a new laws, change the existing। देखिए
पार्लियामेंट के अंदर ये प्रमुख रूप से इनके पास में अधिकार होता है कि ये कानून बनाते हैं। उस कानून को किसी भी या उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में उस कानून में अगर किसी सुझाव, अगर किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो परिवर्तन करने के लिए वो अमेंडमेंट भी लेते हैं। तो इसका मतलब कानून निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो इस असेंबली में पाई जाती है, जो कि बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही प्रमुख भूमिका है। The parliament all over the world exercise some control over those who run the government. पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सरसाइज सम कंट्रोल, उनकी एक्सरसाइज सम कंट्रोल में कंट्रोल रखती है ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंदर हैं उन पर भी कंट्रोल रखती है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। भारत के अंदर इस तरह से पार्लियामेंट्री के अंदर पूरा कंट्रोल है, एंड दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और भारत के अंदर भी जो सरकार है और सरकार जो नियम बनाती है वो भी तब तक ही अपने मतानुसार और अपने निर्णयों पर अपने लिए गए निर्णयों को उसी समय लागू कर सकती है, उसी अवधि तक लागू कर सकती है जब तक कि पार्लियामेंट का उनके ऊपर भरोसा है, पार्लियामेंट के लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव उन पर भरोसा करते हैं। अदरवाइज अगर रिप्रेजेंटेटिव अपना अगर जिस पार्टी को उन्होंने लाया है मेजर एक तो भाई जो लोग माइनॉरिटी में है वो लोग अब शासन नहीं कर रहे हैं, और जो जिस पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले वो शासन कर रहे हैं, तो उस पार्टी के जो सांसद है अगर वे अपने पद से इस्तीफा दे दे उस पार्टी से, तो द नंबर ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? The parliament control all the money that government have. In the most countries, in the public money can be spent only when the parliament sensation it. ज्यादातर कंट्री में, भारत में भी बजट पेश किया जाता है, अदर कंट्री के अंदर भी पैसा उसी तरह खर्च किया जाता है जैसा कि पार्लियामेंट डिसीजन लेती है। और चौथा है द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिस्कशन एंड द डिबेट। पार्लियामेंट के अंदर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कानून पर, किसी भी बिल पर जो है वो पूर्ण रूप से चर्चा होती है। इसके अंदर पक्ष और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष इसके अंदर सरकार के ऊपर नियमानुसार काम करने के लिए पूरा प्रेशर बनाए रखती है, और जनता की भलाई के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को तोलना भी विपक्ष का ही कार्य है। ठीक है? तो विपक्ष की भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सो द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। क्लियर? तो सिंस द पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रूल इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, मोस्ट द लार्ज कंट्रीज डिवाइडेड द रूल एंड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के अंदर पार्लियामेंट के अंदर मुख्य रूप से है। हमारे कंट्री के अंदर है, दे आर कॉल्ड द चैंबर्स और द हाउसेस। उनको हाउसेस या चैंबर्स कहा जाता है। एंड वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एक हाउस मतलब एक जो हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस है, वो सीधा लोगों के द्वारा चुनकर आए हुए लोगों के द्वारा चुनकर आए हुए रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। क्लियर? The second house is usually elected indirectly and performs some special function. सेकंड जो हाउस है उसके अंदर जो है वो इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से वो चुनकर आते हैं, और कुछ विशेष रूप से उनका कार्य करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है लोअर हाउस से। The most common work for the second house is to look after the interest of the various state, कई अनेक राज्य, रीजन्स, क्षेत्र एंड द फेडरल यूनिट्स, और जो फेडरल यूनिट्स होती हैं उनके बारे में देखने का महत्वपूर्ण कार्य होता है अपर हाउस का। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। बिल्कुल, द टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट, जिसे राज्यसभा कहा जाता है। क्लियर? राज्यसभा और लोकसभा।
लोकसभा तो जो है वो लोकसभा तो पूरी लोकसभा हो गई, उसके अंदर 2 हाउसेज हो गए, 2 लोअर हाउसेज, और जिसके अंदर राज्यसभा होती है अपर हाउस, ठीक है, और जिसे आप निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउसेज भी कहते हैं। इसके बारे में आप देखिए, हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा एंड द हाउसेज ऑफ द पीपल, उसको लोकसभा कहा जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, जो भारत का प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है। ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउसेज, वो दोनों हाउसेज का मेंबर तो नहीं होता, परंतु उनके अंदर प्रमुख भूमिका, वो उनका एक हिस्सा जरूर होता है। देयर इज व्हाई द ऑल द लॉ मेड इन द हाउसेज कम टू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसीलिए संसद के अंदर पास हुए किसी भी बिल, किसी भी नियम, किसी भी अमेंडमेंट पर वो अमेंडमेंट तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति उसको अप्रूव नहीं कर देता है। क्लियर? इस तरह से राष्ट्रपति की भूमिका भी पार्लियामेंट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर? एंड यू हैव रीड इन इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। चैप्टर 3 के अंदर लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस, एंड लेट्स रिकॉल सम की डिफरेंस बिटवीन द, ये की डिफरेंसेस हैं between the compositions of these two houses of the parliament. Answer the following for the Lok Sabha and the Rajya Sabha. अब आंसर देने हैं आपको, इसके अंदर क्वेश्चन करे हैं जो आपने चैप्टर 3 में पूछा है। What is the total number of the members and who elect the member? What is the length of the term? Term कितनी होती है? And can a house be dissolved or is it permanent? तो कौन सा हाउस डिसॉल्व किया जा सकता है और कौन सा हाउस परमानेंट है, और कौन से हाउसेस के अंदर 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद में जो है वो उनको अभी अपना पद छोड़ देते हैं और नए लोगों को चुना जाता है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। So our constitution does give the Rajya Sabha some special power. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दिए हैं। तो इसके अंदर क्या है, बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लोकसभा जो है वो सुप्रीम पावर। लेट्स सी हाउ। Any ordinary law need to be passed by both houses. कोई भी ordinary law है वो दोनों houses में पास होना जरूरी है। But if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in the joint session in which the member of the both houses sit together. Because of the larger number of the members of the views of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. अगर मान लीजिए किसी डिसीजन के बारे में दोनों सदनों के बीच में बात नहीं बन पा रही है, तो ऐसी कमीशन में एक जॉइंट सेशन होता है जिसके अंदर दोनों हाउसेस के कुछ मेंबर्स भाग लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, और जो ज्यादा लोग जिसके पक्ष में है उनके डिसीजन को मान्य किया जाता है। तो लोकसभा एक्सरसाइज सम मोर पार्ट्स इन मनी मैटर। मनी मैटर में भी उनके पास पावर है। वंस लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, अगर बजट या किसी भी तरह से मनी से संबंधित वो बिल पास करती है, तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज। राज्यसभा उसे 14 दिन तक अपने पास में उसे लागू होने से रोक सकती है, मतलब राष्ट्रपति के पास में पहुंचने से पहले रोक सकती है, और उसके बारे में जो उसके पास में बिल आया है या उसके पास में बजट आया है उसके बारे में वो कुछ सजेशन भी दे सकती है। लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, और लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं है कि वो इन चेंजेस को अप्रूव करे। Most importantly, the Lok Sabha control the council of the minister. Most importantly, the Lok Sabha control करती है council of the ministers. Only a person who enjoy the support of majority of Lok Sabha, the member in the Lok Sabha is appointed the prime minister. If the majority of the Lok Sabha, the most importantly, the Lok Sabha control the council of the minister. Lok Sabha council of minister को control करती है। Only a person who enjoy the support of the majority of the member in the Lok Sabha is appointed the prime ministers.
मेजोरिटी से जो व्यक्ति को लोकसभा के अंतर्गत चुना गया है, आपको पता है कि प्रधानमंत्री भी जो है वो लोकसभा का ही एक सांसद होता है, और उसको जो दल सबसे ज्यादा वोट लाया है वो उस दल का वो नेता होता है जो उसी दल के लोगों के द्वारा चुना जाता है। क्लियर? If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence, अगर लोकसभा के लोग कहते हैं कि उनको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, in the council of the ministers, all the ministers including the prime minister have to quit. और अगर वो ये सिद्ध भी हो जाता है, तो अगर उनका नो कॉन्फिडेंस मोमेंट अगर सिद्ध हो जाता है तो इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। एंड द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, राज्यसभा के पास में पावर नहीं है। अ डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा 7 December 2004 was an ordinary day in the life of the 40th लोक सभा, 14वीं लोक सभा का था। और लेट्स टेक अ लुक एट व्यू हैपेंड द कोर्स, उस दिन क्या क्या हुआ। 11 बजे वेरियस मिनिस्टर गेव द रिटन आंसर अबाउट द 250 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द मेंबर्स, दीज आर इंक्लूडेड, मतलब कई सारे मिनिस्टर ने 250 सवालों के जवाब दिए। व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द टेकिंग टू द मिलिटेंट ग्रुप इन द कश्मीर, कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट है उसके बारे में सरकार क्या कदम उठाने वाली है। व्हाट आर द फिगर्स ऑफ द एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडिंग द दोज फैसिलिटेटेड बाय द पुलिस। अब उन सभी ट्राइबल्स के बारे में या उन सभी जो है वो आदिवासी के बारे में जो सरकार क्या कदम उठाने वाली है, जो पुलिसों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं या फिर पुलिस की गिरफ्त के अंदर आते हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग आफ्टर डूइंग अबाउट ओवर द प्रैक्टिस ओवर द प्रेसिंग ऑन द मेडिसिन्स बाय अ बिग कैंपेनियन, स्वास्थ्य के बारे में जो है वो कदम उठाए जाते हैं इसके अंदर, जिसमें मेडिसिन के बारे में बात की गई है और मेडिसिन को किस तरीके से वह देश के अंदर और गरीब और नीचे तबके के लोगों तक वह इस इनकी सुविधाओं को, हॉस्पिटैलिटी की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। और ये हॉस्पिटैलिटी जो होती है वो बड़े लोगों को, उच्च स्तर के लोगों को मिलती है और निम्न स्तर के लोगों को जो है वो सामान्य स्वास्थ्य विभाग ही मिलते हैं या स्वास्थ्य सलाहकार मिलते हैं, तो उनको वो किस तरह से निपटेंगे। और 12 बजे लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वर प्रेजेंटेड एंड वेयर द अवेलेबल ऑफ द डिस्कशंस दीज इंक्लूडेड। और 12 बजे बहुत बड़े मतलब डॉक्यूमेंट्स लाए जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा होती है। द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उनके रिक्रूटमेंट कैसे होंगे जहाँ तिब्बत और इंडिया की जो सीमा लगती है वहां पर। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड देखिए द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी काराकोरम, ये एक मुद्दे पर, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, सरकार हर एक मुद्दे के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। और पार्लियामेंट के अंदर सरकार को हर चीज का जवाब विपक्ष को देना होता है। ऐसा नहीं सरकार अपने से डिसीजन ले सकती है, पर उसके बारे में चर्चा पार्लियामेंट के अंदर होती है। क्लियर? सो द रिपोर्ट any report of the Kharagpur and the report of the account of the राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम के अंदर जो है वो राष्ट्रीय इस्पात निगम है, उसके बारे में रिपोर्ट और अकाउंट उन्होंने उस दिन लिया। तो ये एक दिन की पूरी चर्चा है, उन्होंने कितने बजे क्या किया है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि लोकसभा का कार्य कैसे करती है, उनसे क्वेश्चनिंग कैसे की जाती है। तो प्रत्यक्ष रूप से जब आप टीवी के अंदर देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स के अंदर देखते चर्चा है, वैसे ही इन्होंने समय अनुसार इसको दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में आता है द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। Do you remember the story of the office memorandum with which we started with this chapter? Office of the memorandum के बारे में हमने बात की थी जब ये chapter start हुआ था। We find out that the person who signed the document did not take this decision.
we found out that the person who signed the document, वो जिस document को sign करता है, did not take this decision. वो ये decision नहीं ले सकता है. He was only the वो जो व्यक्ति है जिसने उस मेमोरेंडम पर सिग्नेचर किया है, फिर उसकी जो अथॉरिटी है और उसकी जो एक लिमिटेशन है, उसका जो क्राइटेरिया है, उसके बारे में बताया जा रहा है. सो वी फाइंड आउट द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन. ही वाज ओनली द एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स. दूसरों के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज है ये, और उसके अनुसार जो है वो कार्य किया जाता है. दूसरे मतलब कौन, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है. क्लियर? So he was only executing the policy decision taken by the someone. We noted the role of the prime minister in the taking that decision, but we also know that he could not have taken the decision if he said not support for the Lok Sabha. वो अगर उसको लोकसभा को सपोर्ट नहीं करता है तो इस तरह के निर्णयों के ऊपर वह स्वयं को जो है वो उससे अलग रख सकता है. ठीक है भाई. जो पॉइंट 4.3 है उसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे. ठीक है.